हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र के एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे प्रश्न को मैं लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में देखने को 100% दोस्तों मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको अच्छे तरीके से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। कोई रट्टा मार नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपने आप से आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों और बात करते हैं आज अर्थशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर पर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो आपके सामने प्रश्न है वो प्रश्न है विनिमय दर के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में दोस्तों जरूर देखने को मिलेगा। विनिमय दर के प्रकारों का व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि विनिमय के दर जो प्रकार हैं वो कैसे आप इसे प्रेजेंट करेंगे। विथ डायग्राम विथ कोटेशन अच्छे से आप प्रेजेंट करेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि आखिर विनिमय दर होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है विनिमय और दूसरा लिखा है यहाँ पे दर। ठीक है, तो विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना या कहते हैं लेन देन करना। ठीक है, किसी वस्तु का लेन देन करना या अदला बदली करना विनिमय कहलाता है। और जिस दर से, जैसे परसेंटेज होता है, कितने परसेंट की दर से जो है आपको ब्याज देना पड़ रहा है, तो वही यहाँ पे दर है। तो आपको कितने परसेंट की ब्याज की दर से जो है आप मतलब कि उसमें पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हो गया विनिमय दर, है ना। कोई वस्तु आप लेन देन कर रहे हैं तो कितने दर से कर रहे हैं, ठीक है, वही हमें यहाँ पे समझना है और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आंसर लिखने के लिए जो है आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है बढ़िया से, विनिमय दर के प्रकार, और एक डायग्राम बना लेना है। देखिए, पहला प्रकार है यहाँ पे स्वर्णमान प्रणाली और दूसरा है ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ठीक है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली और स्वर्णमान प्रणाली ये दो प्रकार की हैं। इनको समझते हैं कि आखिर स्वर्णमान प्रणाली और ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है और इसके माध्यम से कैसे हम विनिमय दर के प्रकार को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट मैंने लिखा है। नोट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नोट करके मैंने लिखा है यहाँ पे, जिस प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा के विनिमय दर को सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है उसे विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है। तो यहाँ तो बात यह होगी समझने के लिए आखिर विनिमय दर प्रणाली क्या है। तो उसमें कहना यह है कि जिस प्रणाली के अंतर्गत जो मुद्रा है, मुद्रा का जो लेन देन होता है जिस दर से होता है, सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कितना जो है विनिमय दर होना चाहिए, ये सरकार निर्धारित करती है और उसी को विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात आपको कंफर्म हो चुका होगा कि विनिमय दर प्रणाली क्या है। यानी विनिमय दर प्रणाली सरकार द्वारा निर्धारित की गई एक दर होती है, एक ऐसा नियम होता है जिसके आधार पर विनिमय दर जो है वो तय किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर स्वर्णमान प्रणाली और ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है। तो पहले समझते हैं कि स्वर्णमान प्रणाली क्या है। स्वर्णमान प्रणाली की अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंत तक लेन देन सोने के रूप में की जाती थी। स्वर्ण मतलब सोना हो गया। ठीक है, यानी 19वीं शताब्दी के जब अंत हो रहा था तो उस टाइम पे जो है सोने के रूप में जो है लेन देन की जा रही थी और इसके बाद जो है सोना ही अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता था। मतलब एक सोना लेते थे, एक सोना देते थे। इस प्रकार से सोने के माध्यम से लेन देन होता था। तो इस लेन देन को स्वर्णमान प्रणाली कहा जाता है। नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर विनिमय दर का मतलब होता है लेन देन करना, और लेन देन में जो सोने के माध्यम से लेन देन करते थे उसे स्वर्णमान प्रणाली कहा जाता है। ये पहला प्रकार हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार भी समझ लेते हैं, आपको आसान शब्दों में ये भी समझा दूंगा। दूसरा है ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ब्रेटन वुड्स क्या है। तो भैया ब्रेटन वुड्स जो है ये जगह का नाम है। ठीक है, ये जगह का नाम है। ये जगह कहाँ पे है? जवाब होगा यूएसए में है। ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जगह है। इस जगह पे जो है एक मीटिंग की गई थी, एक बैठक बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? 1944 में। 1944 का जो दौर है यहाँ पे आप महसूस करिए, ये 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य ये था दोस्तों
कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम पे 1939 से 1945 तक चल रहा था, उन्हीं उसी के बीच में 1944 में एक मीटिंग की गई। मीटिंग का उद्देश्य यह था कि जो भी देश प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उस द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित हैं, उनको आर्थिक सहायता के लिए, वित्तीय सहायता के लिए ब्रिटेन वुड्स पे एक समझौता किया गया और वहां पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बहुविकल्पीय रूप में या अति लघु में पूछ लेगा कि ब्रिटेन वुड्स समझौता कब किया गया था? जवाब होगा 1944 में। ब्रिटेन वुड्स समझौता कहां किया गया था? जवाब होगा यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और फिर इसके बाद पूछ लेगा कि ब्रिटेन वुड्स समझौता जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था या इसमें किसकी स्थापना की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसे जुड़वा संतानों के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रिटेन वुड्स समझौता है ये 10th में भी है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई। इस प्रणाली में अमेरिकी डॉलर को विनिमय दर के एक केंद्र बनाया गया था। तो यहाँ पे बात यह है कि जब 1944 में इनकी स्थापना की गई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की, तो उसमें जो है जो अमेरिकी डॉलर है उसको जो है विनिमय का माध्यम बनाया गया। तो पहले जो है विनिमय का माध्यम सोना था, फिर इसके बाद विनिमय का माध्यम क्या आ गया? डॉलर हो गया। तो यही विनिमय के प्रकार, दो प्रकार आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों ये क्लियर हो चुका होगा कि विनिमय के प्रकार क्या है और उसको कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और प्रश्न में। जो प्रश्न आपके सामने है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न आपके सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है। पहला मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? भुगतान संतुलन का चालू खाता तथा पूंजी खाता क्या है? विस्तृत विवेचना कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कई सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से तैयार होंगे, ठीक है। कई क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बनने वाले हैं और इस क्वेश्चन में जो कई सारे क्वेश्चन बनेंगे उसमें कई सारे आपके फायदे भी हो जाएंगे। क्वेश्चन अथवा करके पूछ सकता है दोस्तों आपसे, भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते के विनिमय ये घटकों का वर्णन कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि जो है भुगतान संतुलन से क्या अभिप्राय है? भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको समझना ये है कि भुगतान संतुलन आखिर क्या होता है और चालू खाते और पूंजी खाते के रूप में जो है इसमें अंतर बताना है। यही हमें समझना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए आइए उत्तर देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। भुगतान संतुलन हेडी डाल देंगे और इसके बारे में लिखेंगे, एक वर्ष में किसी देश के विश्व के अन्य देशों के साथ जो आर्थिक लेन देन होता है या आयात निर्यात होता है उसी को भुगतान संतुलन कहा जाता है। बहुत सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है कि एक वर्ष में किसी एक देश से दूसरे देश में, ठीक है, जो लेन देन होता है, जो विनिमय होता है या फिर जो आयात निर्यात होता है उसी को भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे भारत है, भारत के जो है चीन से बहुत सारी वस्तुएं जो है आयात करता है। जितने सारे प्रोडक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो सामान, जैसे मोबाइल फोन सबसे ज्यादा चाइना आपको देखने को मिल सकता है। आपके पास भी चाइना मोबाइल है, मेरे पास भी चाइना मोबाइल है। तो कहने का मतलब ये है कि एक देश है किसी दूसरे देशों से जो लेन देन करते हैं, इतने सारे देशों से जो लेन देन करते हैं, इसी लेन देन को भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। आप अच्छे से ऐसे प्रेजेंट कर दीजिए, आपका पूरा काम बढ़िया से हो जाएगा और नंबर भी आपको एग्जामिनर खुश होकर पूरा नंबर देगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, मतलब अगला यहाँ पे जो पॉइंट है इसके आगे क्या समझते हैं। अब आता है अगला हेडिंग की जो है भुगतान संतुलन घटक कौन कौन से या उनके मदे कौन कौन से है या फिर उनमें अंतर क्या है, इसको समझते हैं। तो एक तरफ है चालू खाता, एक तरफ है पूंजी खाता। इन्हीं को हमें समझना कि चालू खाता और पूंजी खाता क्या होता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए और अच्छे से डायग्राम बनाने के बाद आप हेडिंग डाल दीजिए। बहुत सारी चीजें यहाँ पे फायदा होंगी, डायग्राम बनाने से काफी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं और कम शब्दों में आपको पूरा जो कंटेंट है वो आप दे देते हैं, ठीक है। जिसको कहते हैं स्मार्ट तरीके से आंसर को लिखना। चालू खाते में क्या लिखेंगे? चालू खाते में जो है वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात पक्षीय भुगतान का हिसाब जो है हिसाब किताब रखा जाता है।
कहने का मतलब ये है कि चालू खाता मतलब कि जो है जैसे हम लोग बैंक में खाता खुलाते हैं, चालू खाता, बचत खाता, है ना। तो चालू खाते का मतलब ये है कि जो वस्तु होता है, जो सेवाएं होती है, उसका आयात निर्यात जो है पक्षीय भुगतान के हिसाब किताब रखा जाता है। मतलब इस खाते में जो भी हम एक देश से दूसरे देश से आयात निर्यात करते हैं, आयात का मतलब वस्तु को खरीदना, निर्यात का मतलब वस्तु को बेचना, ये जो प्रक्रिया होती है इसी का हिसाब किताब जो है चालू खाते में रखा जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे छोटा सा आप पॉइंट इसे क्लियर कर सकते हैं। चालू खाता का मतलब ये होता है, इसमें दो प्रकार की चीज आ जाएंगी। एक तो दृश्य वस्तु होती है, एक अदृश्य वस्तु होती है। दृश्य वस्तु का मतलब जो वस्तु होती है, कोई भी एक सामान, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन किसी दूसरे देश से मंगाएंगे, दृश्य है, इन्हें से देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी वस्तु है यहाँ पे अदृश्य। अदृश्य का मतलब से सेवा होता है। तो सेवा का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई सर्विस, कोई सेवा प्रदान कर रहा है तो वो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य होता है, उसके बदले उसको भुगतान मिलता है। जैसे एक टीचर है, एक वकील है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर है, जब वो सेवा करता है तो सेवा के बदले जो है उसे इनकम प्राप्त होता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है चालू खाता में जो दृश्य होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो अदृश्य होती है। इन्हीं को हमें समझना है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है चालू खाते घटक कौन कौन से हैं, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए चालू खाते में जो है इसके घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए वस्तु का आयात निर्यात, ये इसमें जो है मेन पॉइंट ये हो जाएगा कि वस्तु को आयात निर्यात किया जाता है चालू खाते में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है। भाई वस्तु का, किसी वस्तु का आयात निर्यात और सेवा का आयात निर्यात, दो पॉइंट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे है विदेशों से एक पक्षीय हस्तांतरण। विदेशों से एक पक्षीय हस्तांतरण का मतलब ये है कि किसी भी देश से एक देश दूसरे देश से एक पक्ष का हस्तांतरण होता है। मतलब कि कोई वस्तु ले रहे हैं, कोई वस्तु दे रहे हैं, कोई वस्तु ले रहे हैं, कोई वस्तु दे रहे हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए आयात निर्यात एक पक्षीय हो जाएगा। ठीक है, अब अगर उसमें कई सारे देश मिलकर, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे जैसे भारत है तो भारत कई देशों से लिख रहा है, यहाँ पे बहुपक्षीय हो जाएगा, मतलब कि बहुत सारे देश आ जाएंगे। ठीक है, और एक पक्षीय में केवल अगर एक देश हो तो उसे एक पक्षीय में कहेंगे। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो है जो विदेशी है, विदेशी से एक पक्षीय हस्तांतरण होता है। अगला है विदेशों से आय प्राप्तियां और विदेशों को भुगतान, यानी विदेशों से जो कुछ आय प्राप्त करते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विदेशों को भुगतान करते हैं। जैसे मान लो हम कोई वस्तु जो खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, ऐसे ही कोई देश दूसरे देश से जब वस्तु खरीदता है तो उसके लिए भुगतान करता है। और कुछ देश ऐसे होते हैं किसी देश से आय प्राप्त करते हैं। तो ये जो है चालू खाता के कुछ घटक है जिसे आप आसानी से